हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है हम पढ़े भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से जो है अभी तक मैंने 3 क्लासेस ली हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आप सभी को पढ़ाया है विश्व की भाषाएँ और वर्गीकरण, भारोपी परिवार और भारतीय आर्य भाषा। इन तीनों टॉपिक को जो मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया है 3 क्लासेस में। तो आप लोग जो है क्लासेस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। अब जो है जितना मैंने पढ़ाया है तीन क्लासेस में, उससे संबंधित जो है आज की क्लास में हम MCQ सॉल्व करेंगे। आज जो है प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे रहेगा माना जाता है, ठीक है। इसको काट देते हैं। ऑप्शन ए है अपभ्रंश, ऑप्शन बी है प्राकृत, मागधी या पाली। इनमें से राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, किस भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी मानी जाती है या माना जाता है? तो अपभ्रंश होगा, प्राकृत होगा, मागधी होगा या पाली होगा। राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश को जो है मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना जाता है, ठीक है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सामी हामी परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अफ्रीका भूखंड, अमेरिका भूखंड या यूरेशिया या प्रशांत महासागरीय भूखंड। सामी हामी परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। और सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण क्लासेस है ये, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि TGT PGT के लिए नहीं है या सिर्फ नेट के लिए है। वहाँ पे मैं UGC नेट लिख देती हूँ, तो आप लोग ये नहीं समझें कि मतलब हमारे लिए नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? सामी हामी परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यूरेशिया आता है ना, यूरेशिया राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन में कुल कितने अध्याय हैं? 7, 8, 10 या 12। शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो हेमचंद्र की है। इसमें जो है कुल कितने अध्याय हैं ये आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8, ठीक है। शब्दानुशासन में जो है 8 अध्याय हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। होन्ते तोत बुश्मैनी परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, आते हैं नहीं, आता होगा, आता है, ठीक है। अफ्रीका भूखंड, यूरेशिया, अमेरिका भूखंड या प्रशांत महासागरीय भूखंड। होन्ते तोत बुश्मैनी परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका भूखंड, ठीक है। अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत जो है 3 भाषा परिवार आते हैं, ठीक है। एक जो है सुदानी, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आप लोग लिख लेंगे अलग से, ठीक है। पहला है सुदानी, दूसरा है बंतू परिवार, और तीसरा है होन्ते तोत परिवार। ये जो है तीसरा है, ठीक है। तो 3 आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और यूरेशिया में अगर पूछा जाए कितने भाषा परिवार आते हैं तो 10 आते हैं, ठीक है। 10 का नाम यहाँ तो नहीं लिख सकती, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है काकेशी परिवार, ये 100% पूछा जाता है। बुरुशक्की परिवार, ठीक है, उराल और अल्ताई परिवार, चीनी परिवार और जापानी कोरियाई परिवार, ठीक है। और जो है अत्युत्तरी परिवार और बाष्क परिवार और सामी हामी परिवार, ठीक है। ये जो सभी जो मैंने नाम बताया यूरेशिया में आते हैं। और अमेरिकी भूखंड में आप सभी को पता है अमेरिकी परिवार आता है, ठीक है, एक ही आता है। और प्रशांत महासागरीय भूखंड की बात करें तो इसमें 4 भाषा परिवार आते हैं, ठीक है। 4 भाषा परिवार आते हैं, जिसमें पापुई परिवार जो है, पापुई परिवार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पापुई परिवार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। किस में आता है? तो प्रशांत महासागरीय भौगोलिक क्षेत्र में आता है, ठीक है।
और ऑस्ट्रेलियन परिवार पूछा जाए तो ये भी जो है प्रशांत महासागरीय भूखंड में आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन से आप लोग ये मत समझना कि अमेरिकी भूखंड में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूरेशिया, ठीक है। सॉरी, यूरेशिया नहीं होगा, ऑप्शन ए अफ्रीका भूखंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्राकृत सर्वस्व किसकी रचना है? प्राकृत सर्वस्व किसकी रचना है? हेमचंद्र, पतंजलि, पाणिनि, मार्कंडेय। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? प्राकृत सर्वस्व किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा मार्कंडेय का, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मार्कंडेय। यहाँ पे मार्कंडेय गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मार्कंडेय ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने प्राकृत को भाषा, विभाषा, अपभ्रंश भागों में विभाजित किया है? हेमचंद्र ने, पतंजलि ने, पाणिनि ने या मार्कंडेय ने? किसने प्राकृत को भाषा, विभाषा, अपभ्रंश भागों में विभाजित किया है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर होगा मार्कंडेय ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मार्कंडेय ने जो है प्राकृत को भाषा, विभाषा, अपभ्रंश भागों में विभाजित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। विश्व की भाषा को कितने भाषा परिवार में बांटा गया है? 17, 15, 18 या 22? राइट आंसर हो जाएगा 18। 18 क्यों, कैसे? तो आप सभी को पता है 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड और प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड, ठीक है। तो मैंने आप सभी को नेक्स्ट पहले जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुकी उसमें मैंने आप सभी को बताया है कि यूरेशिया में जो है, यूरेशिया में 10 जो है भाषा परिवार आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। यूरेशिया में जो है, यहाँ पे समझ जाइएगा, यूरेशिया में 10 जो है भाषा परिवार आते हैं, ठीक है। और अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका भूखंड की, तो इसमें जो है कितने आते हैं? 3 आते हैं, ठीक है, 3। और प्रशांत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागरीय भूखंड की बात करें तो इसमें जो है 4 भाषा परिवार आता है। और अमेरिका की बात करें तो इसमें 1, ठीक है, इसमें जो है 1 आता है। तो आप लोग देख लीजिए, 10, 3, 13, 14, 15, 16, 17 और 1, 18, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 18, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। विश्व की भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? तो 18 भाषा परिवार में, ठीक है। नाम भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि बंटू परिवार जो है किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। बंटू का नाम ध्यान रखिएगा, अफ्रीका भूखंड में, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। विश्व की सभी भाषा परिवारों को कितने खंडों में बांटा गया है? विश्व की सभी भाषा परिवारों को कितने खंडों में बांटा गया है? 8 खंडों में, 5, 9 या 11? राइट आंसर हो जाएगा 5 खंडों में, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? वैदिक संस्कृति में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? सभी ध्वनियों का नाम जो है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 52 ध्वनियाँ हैं, ठीक है, जिसमें जो है 13 स्वर हैं, 13 स्वर और 39 जो है व्यंजन हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये वैदिक संस्कृति के अनुसार जो है पूछा गया है, ठीक है। स्वर पूछा जाए तो 13 स्वर और व्यंजन पूछा जाए तो 39 व्यंजन, और टोटल जो है कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो 52, ठीक है। आगे देखेंगे, लौकिक संस्कृति में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? लौकिक संस्कृति में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? आप जब भारतीय आर्य भाषा जब पढ़ेंगे उसके अंतर्गत भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो है 2 वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन को उठाया है मैंने। तो आपको बताना है
कि लौकिक संस्कृति में कुल कितनी ध्वनियाँ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 48 ध्वनियाँ। ठीक है, लौकिक संस्कृति में कुल 48 ध्वनियाँ आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक संस्कृति में कुल कितनी ध्वनियाँ, रिपीट हुआ है क्वेश्चन है ना, वैदिक संस्कृति में कुल कितनी ध्वनियाँ आते हैं, तो 52 होगा। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, जान दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौकिक संस्कृति में स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहले देखा उसमें जो है मैंने पूछा था आप सभी से, क्वेश्चन था लौकिक संस्कृति में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, जिसमें 48 राइट आंसर था। अब जो है लौकिक संस्कृति में स्वरों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे 12 रहेगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 12 स्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सप्त संधों का उल्लेख किस वेद में मिलता है। आपको बताना है सप्त संधों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। जब आप वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है सभी वेद के बारे में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन है ये, सप्त संधों का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन ए सही जवाब है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालक्रम में कौन सबसे बाद में आता है, हेमचंद्र, वररुचि, पतंजलि या पाणिनि। कालक्रम से जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कालक्रम में कौन सबसे बाद में आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र आते हैं सबसे बाद में। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञानियों में सर्वप्रथम है, कौन है, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या भरत। भाषा विज्ञानियों में जो है या भाषा विज्ञान में सर्वप्रथम किसका नाम आता है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टार भी लग गया है ना, पाणिनि है। ठीक है, इससे आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट जो है आंसर पे स्टार लगा देती हूँ, इससे पता चल गई, मैंने कहा नहीं, ऐसे सॉल्व कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा आपको भी सोचने का मौका मिलना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कालक्रम से जो है व्यवस्थित करना है, सबसे पहले और बाद में कौन आएगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पहले वररुचि, हेमचंद, फिर मार्कंडेय। ठीक है, ये कालक्रम दृष्टि से जो है बिल्कुल सही आंसर है। वियोगात्मक भाषा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। वियोगात्मक भाषा, इनमें से जो है कौन सी भाषा जो है वियोगात्मक के अंतर्गत आता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। राइट आंसर होगा डी, अपभ्रंश आता है। ठीक है, अपभ्रंश जो है वियोगात्मक भाषा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केतुम या केतुम कह लीजिए, केतुम और शतम का संबंध है स्थानीय बोली से, अंग्रेजी के छंद से, संस्कृत भाषा से या पारिवारिक वर्गीकरण से। आप सभी को बताना है केतुम और शतम का जो संबंध किससे है। जब आप पढ़ेंगे भारोपी परिवार, ठीक है, भारोपी परिवार जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि भारोपी परिवार को जो है इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडो जर्मनिक आर्य परिवार और भारत हित्ती परिवार, इन सभी नामों से जो है किसको जाना जाता है, तो भारोपी परिवार को जाना जाता है। भारोपी परिवार की जो है 10 शाखाएँ हैं। ठीक है, भारोपी परिवार के जो हैं, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, भारोपी परिवार, अब इसकी जो है 10 शाखाएँ हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ 10 शाखाएँ हैं। ठीक है, जिन्हें ध्वनियों के आधार पर जो है शतम और केतुम या केंतुम कह लीजिए 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो वहीं से जो है क्वेश्चन मैंने बनाया है। केतुम और शतम का संबंध जो है किससे है, तो पारिवारिक वर्गीकरण से है। ठीक है, जब पारिवारिक वर्गीकरण आप पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन इससे संबंधित वहाँ पे मैं डिटेल में बताती हूँ। आगे देखेंगे, मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ माना है।
मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ माना है? उत्तर ध्रुव पे या दक्षिण ध्रुव पे, मध्य एशिया पे या तिब्बत पे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य एशिया। ठीक है, मैक्स मूलर ने जो है आर्यों का निवास जो है मध्य एशिया में माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। शतम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 100। ठीक है, शतम का अर्थ होता है 100। इसके अंतर्गत कितने भाषा परिवार आते हैं? मैंने तभी आपको वहाँ पे नहीं बताया कि इससे जो है क्वेश्चन मैंने लिया था। ठीक है, अब आपको बताना है शतम संस्कृत भाषा का शब्द है, ये आप सभी को पता है, जिसका अर्थ होता है 100। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो है कितने भाषा परिवार आते हैं ये आपको बताना है। शतम के अंतर्गत जो है 4 आते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 जो है आते हैं। कौन कौन से? तो भारत, ईरानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत, ईरानी, चाहे आर्य कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद बाल्टो स्वालिक, दूसरा जो है बाल्टो स्वालिक। गलत हो गए आप, 1 मिनट, बाल्टो स्वालिक। ठीक है, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि फिंगर से लिखना पड़ता है ना, इधर उधर हो जाता है। ठीक है, पहला है भारत ईरानी, दूसरा है बाल्टो स्वालिक और तीसरा है अर्मीनी। तीसरा है अर्मीनी और चौथा है अल्बानी। ठीक है, चौथा है अल्बानी। तो ये जो है 4 जो है परिवार आते हैं किसमें? तो शतम में। ठीक है, शतम में ही पूछा गया है ना। हाँ, ठीक है, तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और केतुम में पूछा जाए तो चलिए आगे है, केतुम का भी है। ठीक है, केतुम भी है और केंटुम भी है। ठीक है, दोनों नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना है। केंटुम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 100। ठीक है, इसका भी अर्थ होता है 100। इसके अंतर्गत कितने भाषा परिवार आते हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमने पिछला क्वेश्चन क्या पढ़ा? तो शतम के अंतर्गत कितने भाषा परिवार आते हैं। अब जो है केतुम के अंतर्गत आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 6 आते हैं। ठीक है, केतुम के अंतर्गत जो है कितने परिवार आते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा 6 आते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से आते हैं मैं एक बार नाम आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक मिनट आप लोग रुक जाइए। केतुम के अंतर्गत जो है 6 आते हैं। तो पहला है जर्मनिक। ठीक है, पहला है जर्मनिक, जानते चलिए आप लोग। दूसरा है केल्टिक, दूसरा है केल्टिक। तीसरा देखेंगे, तीसरा है ग्रीक, तीसरा है ग्रीक। चौथा है तोखरी। ठीक है, चौथा है तोखरी। और जो है 5वां जो है वो है हिटाइक, हिटाइक। ठीक है, और 5वां, छठा यहाँ पे देखेंगे, छठा जो है इटालिक है, इटालिक। ठीक है, ये जो है 6 हो गए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा केटुम के अंतर्गत जो है कितने भारोपी परिवार आते हैं? तो 6 आते हैं। 6 का नाम मैंने लिख दिया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से अपने आप जो है याद करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो ऐसे ही याद हो जाता है। बहुत आसान है याद करना। ठीक है, जर्मनी, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, इटालिक, इटाइक और हिटाइट और इटालिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केटुम के अंतर्गत जो है आता है इस, ठीक है, उससे क्वेश्चन भी मैंने लिया है, तो आप जो है आसान हो गया, मैंने तो सारा बता ही दिया आप सभी को। तो उपर्युक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं देना यहाँ पे। ठीक है, ई ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। शतम के अंतर्गत कौन कौन सा आता है भाषा परिवार? तो ईरानी, भारत ईरानी, बाल्टो मैंने बताया, अर्मीनी और अल्बानी। ठीक है, इसको अरमानी भी बोलते हैं और अर्मीनी भी बोलते हैं, दोनों नाम है। उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे।
परकालीन प्राकृत या उत्तर प्राकृत किसे कहते हैं। अब अगर आप लोगों ने क्लास देखा है, थ्योरी क्लास जो मैंने पढ़ाया है, तो ही इन क्वेश्चन को आप सही सॉल्व कर पाएंगे। नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, देखने में आसान है भाषा विज्ञान, इतना आसान नहीं है, बहुत आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ इतना गारंटी है कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन, इससे जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं नहीं गया, आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, याद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये रटने वाला नहीं है, याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। थोड़ा सा आप लोगों को सोचने का मौका दे रही हूँ, है ना। परकालीन प्राकृत या उत्तर प्राकृत किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश को कहते हैं। ठीक है, अपभ्रंश को कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य ने पाली की उत्पत्ति संस्कृत के पंक्ति शब्द से मानी है, जिसका सही क्रम क्या है। सही क्रम जो है पूछा जा रहा है यहाँ पे। विधुशेखर के अनुसार जो है पाली की उत्पत्ति जो है का जो है सही क्रम कौन सा है। देखिए यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहले जो है इन्होंने पंक्ति माना, फिर उसके बाद पत्ती माना, फिर पट्ठी माना, फिर पल्ली, पल्ली से फिर पाली। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कहीं कहीं पे आपको जो यहाँ पे पंक्ति भी मिलेगा और पंक्ति भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जगदीश कश्यप ने पाली की उत्पत्ति पर्याय शब्द से मानी है, जिसका सही क्रम क्या है। अब जो है यहाँ पे आप सभी से जगदीश कश्यप के अनुसार जो है पाली की उत्पत्ति पूछा जा रहा है कि सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पहले पर्याय, फिर पाली आए, फिर पाली आए, उसके बाद पाली, तो सही क्रम आ सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, ये मत सोचिएगा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो इसको जो है स्किप कर दें, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल आसान है, पर्याय, पालियाय, पालियाय, फिर पाली। ठीक है, किसके अनुसार, जगदीश कश्यप के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे। किसे मध्यकालीन प्राकृत या केंद्रीय प्राकृत कहते हैं। पाली को, प्राकृत को, अपभ्रंश को या अवहट को। किसे मध्यकालीन प्राकृत या केंद्रीय प्राकृत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत को कहते हैं। ठीक है, प्राकृत को जो है मध्यकालीन प्राकृत और केंद्रीय प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, शब्दों को पकड़ना सीखिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। पाली को कहते हैं, अवहट को, अपभ्रंश को या प्राकृत को। किसे साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृत को ही साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृत का प्रथम उल्लेख भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में दिया है या मिलता है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार प्राकृत के भेद इनमें से जो है कौन कौन से हैं। 5 मुख्य प्राकृत, 5 गौड़, या ऑप्शन बी देखेंगे 6 मुख्य प्राकृत या 6 गौड़ प्राकृत, 7 जो है मुख्य प्राकृत या 7 गौड़ प्राकृत, ऑप्शन डी है 8 मुख्य प्राकृत या 8 गौड़ प्राकृत। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्राकृत का प्रथम उल्लेख पूछा जाए कहाँ मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, अब भरत मुनि के अनुसार जो है प्राकृत के भेद इनमें से कौन कौन उन्होंने माना है, कितना माना है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरत मुनि ने जो है 7 मुख्य प्राकृत माना है और 7 गौड़ प्राकृत माना है। ठीक है, कंटेंट की क्लास वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे 7 मैंने नाम बताया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि द्वारा विभाजित किए गए प्राकृत के भेद, 7 भेद जो हैं वो मुख्य प्राकृत में कौन कौन आता है। ठीक है, अभी जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन क्या देखा यहाँ पे, 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौड़ प्राकृत। ठीक है, तो वहीं से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि भरत मुनि द्वारा विभाजित किए गए प्राकृत के भेद 7 मुख्य प्राकृत में कौन कौन आता है। मागधी, अवंतिका, प्राच्य, सौरसेनी या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, बिल्कुल सही है,
ई जो है उपर्युक्त सभी, यानी कि मागधी भी सही है, अवंतिका भी, प्राच्य और सौरसेनी। ठीक है, तो 4 तो यहीं पे हो गया। अब 3 बच गए हैं, तो आप लोग जो है क्लास देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतों का सबसे अधिक साहित्य किसमें मिलता है? प्राकृतों का सबसे अधिक साहित्य किसमें मिलता है? महाराष्ट्रीय प्राकृत में, सौरसेनी में, मागधी में या अर्धमागधी में? जब भी प्राकृत की बात की जाए, अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक इसका जो है शब्द या अधिक साहित्य किस कहाँ पे मिलता है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्रीय प्राकृत में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सौरसेनी के संदर्भ में जो है असत्य कथन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? सौरसेनी के संदर्भ में जो है असत्य बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम में सौरसेनी का प्रयोग हुआ है नहीं, बिल्कुल गलत है ये, तो ऑप्शन सी जो है असत्य होगा, बाकी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए देखेंगे, यह सूरसेन राज्य मथुरा की भाषा है, ये भी सही है। और यह निम्न श्रेणी के पात्रों और स्त्रियों की भाषा है, यह भी बिल्कुल सही है। डी देखेंगे तो सौरसेनी के प्राचीनता रूप का उल्लेख अश्वघोष के नाटकों में मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, तो आप सौरसेनी जो भी भाषा पढ़ रहे हैं, मागधी, पाली, अपभ्रंश, इन सब के बारे में डिटेल जो है मैंने पढ़ाया है, तो ज़रूर क्लास देख लेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, मागधी और सौरसेनी के मध्य की बोली को क्या कहते हैं? अब आपको बताना है मागधी और सौरसेनी के मध्य के यानी बीच की बोली को हम क्या कहते हैं? महाराष्ट्री, पाली, प्राकृत या अर्धमागधी? राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मागधी और सौरसेनी के मध्य की बोली को हम अर्धमागधी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौशल क्षेत्र की भाषा क्या है? कौशल क्षेत्र की भाषा क्या है? ज़्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रही मैं आप सभी को, सॉल्व तो नहीं करा रही, ज़्यादा स्लो बताएंगे। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो नेक्स्ट जो क्लास लूँगी उस पर जो मैं जल्दी सॉल्व कराऊंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। ठीक है, कौशल क्षेत्र की भाषा क्या है? तो अर्धमागधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भाषा को ऋषि भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं? महाराष्ट्री, पाली, प्राकृत या अर्धमागधी को? किस भाषा को ऋषि भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धमागधी को ही कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य की प्रचुरता किस भाषा में मिलती है? जैन साहित्य की प्रचुरता किस भाषा में मिलते हैं, यानी जैन साहित्य जो है किस भाषा में ज़्यादा लिखा गया है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धमागधी। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकर और अश्वपालक की भाषा है? आपको बताना है कि किसके अनुसार, यानी किस आचार्य के अनुसार जो है मागधी अंतःपुर के नौकर और अश्वपालक की भाषा है? भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि ने कहा है कि मागधी जो है अंतःपुर के नौकर और अश्वपालक की भाषा है। ठीक है, भरत मुनि राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला प्रश्न है, पुष्यदंत ने अपनी रचना जैन पद्म पुराण में अपभ्रंश को क्या कहा है? ग्राम्य भाषा, देशी भाषा, लोक भाषा, भूत भाषा? पुष्यदंत ने अपनी रचना में पद्म पुराण, जैन पद्म पुराण, ठीक है, नाम याद रखेंगे, जैन पद्म पुराण जो पुष्यदंत की रचना है, इस रचना में अपभ्रंश को जो है पुष्यदंत ने क्या कहा है? तो ऑप्शन में जो है राइट आंसर इसका कुछ और है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन मैं बना देती हूँ, ध्यान रखिएगा, पैसाची भाषा को। ठीक है, पैसाची कहा है। ठीक है, पैसाची।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुष्यदंत ने अपनी रचना जैन पद्म पुराण में अपभ्रंश को पैशाची कहा है। ठीक है, चलिए इसमें जो है ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको काट देंगे। राइट आंसर पैशाची होगा। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भूत भाषा, भूति भाषित, पैशाचिकी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैशाची भाषा को ही। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? आपको बताना है अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या क्या है अपभ्रंश में? तो 8 स्वर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 8 स्वर होते हैं। ठीक है, टोटल जो है 40 क्वेश्चन मैंने लिया था ताकि आराम से आप लोग सॉल्व भी कर लें, ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना। तो आप लोग जो है क्योंकि मैं अपलोड कर देती हूँ, लाइव तो लेती नहीं हूँ, तो इन क्वेश्चन को जो है आप लोग जो है टाइमिंग जो है तेज़ करके आप लोग जो है वीडियो को देख लिया करिए। ठीक है, फास्ट मोड पे करके जो है आप लोग देख लिया करिए, सॉल्व कर लिया करिए। क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, नोट करिएगा, क्योंकि बुक से मैं पढ़ा रही हूँ और बुक से ही खुद मैं क्वेश्चन बना रही हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन शायद ही आपको किसी प्रैक्टिस सेट में मिले। ठीक है, मिलेंगे भी तो सेम टू सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास पसंद आई है तो लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।